कि समाजवादी पार्टी मतलब गुंडों की पार्टी, समाजवादी पार्टी मतलब चोरों की पार्टी, समाजवादी पार्टी मतलब जमीन पर कब्जा करने वाले लोगों की पार्टी, समाजवादी पार्टी मतलब कि लुच्छों की पार्टी। अरे भाई, बर्तन वही खनकते हैं जो अक्सर टूटे होते हैं और वादे वही करते हैं जो अक्सर झूठे होते हैं। हम वादा नहीं करते हैं, वचन दे रहे हैं। बीएसपी का संविधान खतरे में है, कांग्रेस का संविधान खतरे में है। भारत का संविधान बहुत मजबूत है और उसी भारत के संविधान की मजबूती के साथ लोकसभा का चुनाव भी पूरा देश लड़ रहा है। नौकरी के लिए जब फॉर्म अप्लाई करता है तो उसमें एक कॉलम होता है कास्ट का। मैं तो कहता हूँ कास्ट को ही निकाल के झटक देना चाहिए। और आने वाले 5 साल अगर जनता ने अवसर दिया तो 5 साल बेमिसाल होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र। स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज इन खबर पर। अब हमारी चुनाव यात्रा घोसी लोकसभा सीट पहुंच चुकी है, जिसकी चर्चा पूरे देश भर में है। और जो फ्रेम में आपको नजर आ रहे हैं, एनडीए के प्रत्याशी अरविंद राजभर जी हैं। और कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार, माहौल कैसा है? माहौल बहुत अच्छा है। और अभी जहां हम बैठे हुए हैं रात के 11 बज रहे हैं, एकदम करेक्ट 11 बज रहे हैं, एकदम राइट 11 है। और 11 बजे इस अमिला क्षेत्र की जनता 11 बजे बैठ करके बातों को सुन करके अगर समर्थन दे रही है तो इससे तो यह आकलन किया जा सकता है कि विपक्ष के प्रत्याशियों को तो जनता नहीं मिल रही है और यहाँ जनता इंतजार कर रही है कि हमारा प्रत्याशी आवे जो हमारे इस क्षेत्र को देश की विकास के साथ इस घोसी लोकसभा के विकास की रफ्तार को बढ़ा सके। बिल्कुल। तो कहीं न कहीं चुनावी कैंपेन बहुत ज़बरदस्त चल रहा है, अपार जन समर्थन मिल रहा है। अब तक हमको लगता है कि जब से चुनावी यहाँ का सरगर्मी तेज हुआ है, लगभग 650 से ज़्यादा हमने वो चौपाल वगैरह सब कर लिया है। अब कल से जो है विगत जो कल बीता है, हम लोग अब नगर पंचायतों में जनसंपर्क करके लोगों से जन आशीर्वाद की कामना भी कर रहे हैं। काफिला है, ये जनता की काफिला है, जनता के विचार का काफिला है, ये जनता के संकल्प का काफिला है। जब जनता के संकल्प को हमने उठा ही लिया है साध्यता से सिद्धि से साध्यता तक पहुंचाने के लिए, तो फिर रुकने का प्रश्न ही नहीं खड़ा होता है। आप 15 मिनट और देरी किए होते तो फिर आपको मैं घोसी मिलता। बिल्कुल। आखिर वो कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? किन मुद्दों पर ये चुनाव हो रहा है? देखिए, विपक्ष तो इस चुनाव को जाति पर ले जाकर के खड़ा करने का प्रयास कर रहा है, धर्म पर और क्षेत्र पर लाकर खड़ा करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन हमारा जो मुद्दा है वो है सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक और आर्थिक बदलाव पर। हम जो भारतीय संविधान का मानक है, जिस पे हमारी सरकार लगातार काम कर रही है, विगत समयों में जो सरकारें पूर्व की रही हैं, कहीं न कहीं संविधान की दुहाई तो जरूर देते थे, लेकिन संविधान में निहित हर व्यक्ति का जो फंडामेंटल अधिकार था, मूलभूत अधिकार था, उस पर सरकार का विशेष ध्यान नहीं रहता था। लेकिन हमारी सरकार ने जो उनके मूलभूत अधिकार थे, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई और रोजगार पर विशेष ध्यान दिया। लेकिन हम अगर पर्टिकुलर अपने घोसी लोकसभा की बात करें तो जो देश के विकास की गति जो 10 साल से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन तमाम योजनाओं को लॉन्च करते हुए 158 योजनाओं को उन्होंने लॉन्च किया गांव, गरीब, शहर के विकास के लिए, कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें हमारे यहाँ बहुत स्लो गति से पहुँच रही हैं। और स्लो गति से पहुँचने से यहाँ की जो विकास की रफ्तार है वो 10 साल पीछे चल रहा है। लेकिन अभी बीच में जब माननीय AK शर्मा जी यहाँ मिनिस्टर बने और कैबिनेट में स्थान मिला और नगरीय विकास मंत्री बने, तो उन्होंने मऊ के ऊपर विशेष ध्यान दिया। हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष जी ने ध्यान दिया। जो एनडीए सरकार से समर्थित जो जनप्रतिनिधि थे, इन लोगों ने ध्यान दिया। उसका परिणाम निकला कि अभी जिस रास्ते से आप आए हैं वो रास्ता एकदम ठीक है, लेकिन जैसे ही लिंक रास्ता आपको मिला गांव में आने का, वो रास्ते खराब है। इसका मतलब ये है कि हमको यहाँ पर चरणबद्ध काम करने की आवश्यकता है। मुख्य रास्ते हमारी सरकार ने बनवा दिए हैं, लेकिन गाँव में जो रास्ते जाते हैं उसको सही करने की जिम्मेदारी अब हमारी होगी। और यहाँ दूसरा विषय सबसे ज़्यादा है, यहाँ जैसे देखिए PPP मॉडल पर एक मेडिकल कॉलेज बन रहा है, सरकार के अधीन है, लेकिन यहाँ आवश्यकता है राजकीय मेडिकल कॉलेज की। यहाँ आवश्यकता है जैसे जो गरीब मजदूर के बेटे हैं प्राइमरी विद्यालय में पढ़ने जाते हैं, अखिलेश जी की योजना है, जिस सरकारी विद्यालय में आज लैपटॉप हो जाना चाहिए था, कंप्यूटर हो जाना चाहिए था, उस सरकारी विद्यालय का आधुनिकीकरण हो जाना चाहिए था। समाजवादी की ही सरकार में उन्होंने क्या किया, उस बजट को उन्होंने दे दिया कि बच्चों को खाना खिलाने में। देश बदल रहा है, सोच बदल रही है, व्यवस्थाएं बदल रही हैं, देश विज्ञान और प्रौद्योगिकी के दौर से गुजर रहा है। हर हाथ में मोबाइल हो गया और हर मार्केट में लैपटॉप और कंप्यूटर हो गया, हर जगह CCTV कैमरे हो गए, मॉनिटर लग गए, एक जगह बैठ करके पूरे मार्केट का देख रेख किया जा सकता है। तो फिर
ये गांव के जो सरकारी विद्यालय हैं समाजवादी की सरकारों में जो अपने ही पीठ थपथपाते हैं विकास का, क्यों नहीं करवा पाए? आज उसी को बदलने के लिए, उसी को सही करने के लिए हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं, 18 मंडल में से 18 मंडल में अटल आवासीय विद्यालय का निर्माण कराने का काम किया और उसमें वाध्यता रखा कि इस विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे कौन होंगे? मजदूर के, श्रमिक के, मनरेगा में काम करने वाले गरीब के बच्चे पढ़ेंगे और उनको अच्छी व्यवस्था दी जाएगी और कॉन्वेंट विद्यालय के तर्ज पर सरकारी विद्यालय तैयार करते हुए उनके शैक्षणिक स्तर को देखते हुए भारतीय संविधान की समानता के अधिकार को मानक मानते हुए समान शिक्षा दिया जाएगा। बिल्कुल, आपने जो है अपने इन पूरी बातों में जातिगत का भी जिक्र किया और घोसी के पिछड़ेपन का जिक्र किया, तो विपक्ष भी तो यही कह रहा है कि जो है ये लोग ध्रुवीकरण करने लगते हैं और जातिगत वोट बैंक की हम बात नहीं करते हैं। खैर, पूर्वांचल में जातिगत वोट बैंक का बोलबाला चलता है। देखिए, ऐसा नहीं है। मेरा मानना ये है कि ये जाति की जहर अगर हमारे विपक्ष के लोग न बोएं तो हमें लगता है इसको रोका जा सकता है। एक कारण और बीच में, जब भी कोई बच्चा कोई फॉर्म भरने जाता है, किसी नौकरी के लिए जब फॉर्म अप्लाई करता है तो उसमें एक कॉलम होता है कास्ट का। मैं तो कहता हूँ कास्ट को ही निकाल के झटक देना चाहिए। और जो कांग्रेस के रिजिंग से लगातार अंग्रेजों की नीति के माध्यम से जो बनता चला आया है कास्ट सर्टिफिकेट, अगर वो न बने तो जातिवाद को रोका जा सकता है। आज आवश्यकता है, जातिवाद पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, क्षेत्रवाद पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। आज आवश्यकता है आदर्शवाद पर चर्चा करने की, व्यवहारवाद पर चर्चा करने की, आवश्यकता है विकासवाद पर चर्चा करने की। हमारा विपक्ष जो है वो हमेशा डाइवर्जन करता है एजेंडे का। हम एजेंडे की बात करते हैं, हम इस क्षेत्र के विकास की बात करेंगे तो कहेंगे जाति की बात करो। हम बात करेंगे हाँ बेहतर शिक्षा की तो कहेंगे कि ना 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 सब गड़बड़ हो रहा है। हम कहेंगे कि जैसे हमारे इस प्रदेश के लोग, हमारे इस मऊ के बच्चे आखिर पंजाब में जाके पंजाब की फैक्ट्री चला सकते हैं, गुजरात की फैक्ट्री चला सकते हैं, महाराष्ट्र की फैक्ट्री चला करके वहाँ की इकोनॉमी बढ़ा सकते हैं। लेकिन हमारा देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विधानसभा है पूर्वांचल में, सर्वाधिक सीटें देता है हमारा पूर्वांचल लोकसभा में, और यहाँ एक क्रांतिकारियों की धरती कही जाती है पूर्वांचल। सब कुछ पूर्वांचल में है लेकिन पूर्वांचल के युवा यहाँ रोजगार नहीं पाएंगे। इस पे बात कौन करेगा भाई? 4 बार आपकी सरकार रही, कितने फैक्ट्री लगा दी? अगर बात कर रहे हैं विकास की कि समाजवादी ने ये कर दिया वो कर दिया, तो हाई यूनिवर्सिटियां उठा के बेंगलोर का पहुंचा दिया, आपने मेडिकल कॉलेज उठा के बेंगलोर के पहुंचा दिया, आपने डिग्री कॉलेज तमाम तरह के बिजनेस व्यापार बेंगलोर के भेज दिए। अरे भाई, अगर पीपीई मॉडल पर अगर सरकार व्यवस्था देके मेडिकल कॉलेज की स्थापना करा सकती है तो वही मॉडल यहाँ लागू कर दिए होते भाई। विपक्ष के लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ कर देते, हजारों लोगों को नौकरी मिलती। यहाँ किसी का ध्यान इस पे विकास पर नहीं रहा, ध्यान किस पे रहा? जाति फैक्टर पर, कास्ट फैक्टर पर। कास्ट फैक्टर कैसे सिद्ध होगा? और कास्ट फैक्टर अगर लॉजिकल हो गया तो इतना उसको चाप दे रहे हैं कि जनता भ्रमित हो जा रही है और उससे वो विकास के मुद्दे से अपना ध्यान उसका हट जा रहा है और सीधे कॉन्सेंट्रेट हो जा रहा है एक विशेष चीज पर। हमारा मानना ये है, आखिर ये बदलाव कब आएगा? ये बदलाव लाने का काम कौन करेगा? मैं भी अपने संबोधन में इस बात को कहा, ये बदलाव इस देश का नियम है। यहाँ जितने भी बदलाव आए हैं युवाओं ने लाने का कार्य किया है, और जब जब युवा अंगड़ाई लेता है तो एक नई क्रांति होती है और नई क्रांति से एक नव निर्माण का आगाज भी होता है। हमारा मानना है कुछ अच्छा होगा आने वाले समयों में, और आने वाले 5 साल अगर जनता ने अवसर दिया तो 5 साल बेमिसाल होगा। 5 साल बेमिसाल होगा। एक आरोप और लग रहा है, कहा जा रहा है संविधान खतरे में है, विपक्ष कह रहा है। वो आरोप सही लगा रहे हैं। संविधान खतरे में नहीं है, संविधान तो बंगाल में खतरे में है, क्योंकि बंगाल में भी मतदान हुए हैं। जिस प्रकार का वहाँ तांडव किया गया, वो तांडव उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हो रहा है? अन्य स्टेट में क्यों नहीं हो पा रहा है? जहां एनडीए की सरकार है वहां क्यों नहीं हो पा रहा है? असल में संविधान, भारत का संविधान खतरे में नहीं है, संविधान खतरे में है विपक्षी पार्टियों का। कोई भी पार्टी बनती है तो उसका एक संविधान होता है, और समाजवादी पार्टी को ये पता है कि जब यूपी में 80 का नारा लगी गया है तो समाजवादी पार्टी अगर 0 सीट पाएगी तो सबसे पहले प्रदेश की पार्टी जो है उसकी उससे घट करके नीचे चली आएगी। अगर वोट परसेंटेज भी घट गया तब तो उनका संविधान जरूर खतरे में है, बीएसपी का संविधान खतरे में है, कांग्रेस का संविधान खतरे में है। भारत का संविधान बहुत मजबूत है, और उसी भारत के संविधान की मजबूती के साथ लोकसभा का चुनाव भी पूरा देश लड़ रहा है। और बंगाल को छोड़ दिया जाए तो देश में
हर जगह अमन चैन है, सभी लोग शांत प्रिय तरीके से और खुशी खुशी गाना गा गा के लोग मतदान करने का काम कर रहे हैं। सिर्फ मतदान नहीं कर रहे हैं, लोग उनको मजबूत करने का काम कर अच्छा, रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, विपक्ष कह रहा है कि आखिरी चरण में आते आते ये लोग 400 पार वाला नारा भूल गए हैं। इनको लग रहा है कि ये सरकार ही नहीं बना पाएंगे। वो एक बार अपने मन से खाली इतना कह दें, अब की बार, इतना कह के छोड़ दें, सामने बैठी जनता कहेगी 400 पार, उन्हीं की सभा में वो कहीं इस नारे के बोल देना कि अब की बार तो जनता ही कहेगी, उन्हीं के बीच में बैठी हुई जनता कहेगी 400 पार। वो कह दें कि यूपी में, तो वो कहेंगे आगे सामने 80 का 80। हमें पता है विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं बचा है, क्योंकि उन्होंने कुछ किया नहीं, और उन्होंने कुछ किया नहीं तो करने का सवाल ही नहीं होता है, और बोलने का भी सवाल नहीं खड़ा होता है। तो आखिर बतियाऊ क्या करेंगे, अपना डिफेंस कैसे करेंगे? इसी से न करेंगे कि अब वो नारा छोड़ दिया। अभी तो हम सुनने में आया, सुबह सुबह कोई कह रहा था हमसे, पत्रकार ही कह रहा था कि अभी तो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सिस्टम चला है 5 किलो अनाज का, अभी हमने सुना कि कहीं समाजवादी और ये इंडी गठबंधन के लोगों ने कहा कि हम आपको 8.5 किलो अनाज देंगे। काहे भैया 10 किलो काहे देंगे 10 किलो? अभी तो कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी अनाज देके गड़बड़ कर रहे हैं, फिर तुम 10 किलो पर क्यों आ गए? इसका मतलब हमारी योजना अच्छी। हम कह रहे हैं कि हम 5 लाख रुपए का इलाज दे रहे हैं, तुम कह रहे हो कि हम 25 लाख का देंगे। क्यों दोगे भाई? अब क्यों दोगे? अगर हमारा 5 लाख का इलाज सुटेबल नहीं है तो 25 लाख की बात क्यों कर रहे हो? हटाओ, कुछ दूसरी व्यवस्था लाओ। आप ये कहते हैं कि जो समाजवादी के लोगों ने 4 बार पैसा लूटा हुआ है, वो पैसा उठा करके हम जनता को बांट देंगे, ये कहते तो अच्छा लगता। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी की जो स्कीम है, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो स्कीम है, वो स्कीम धरातल तक आ रही है। आप कह रहे हैं 80 में 80, उधर अखिलेश यादव कहते हैं कि 80 में से 79 सीट हम जीत रहे हैं, और एक जो क्यूटो है यानी कि वाराणसी का जिक्र करते हैं, उसी पर लड़ाई है। तो 81 हो गया ना भाई। नहीं, 79 में जीत रहे हैं और एक पे जो है लड़ाई है। ऐसा है, पिछले जब 22 के चुनाव हुआ रहा था ना, तो अखिलेश यादव जी चिल्ला चिल्ला कह रहे थे 400 सीट जीतेंगे। हमारे पिताजी खैर इतने कह दिए कि एसी में बैठ के जीतोगे 400, तो उन्हें तलाक भेज दिया हमको। वो सत्य को स्वीकार नहीं करते हैं, वो लीडर नहीं है, वो भस्मासुर है। अच्छा, भस्मासुर मतलब कि वो जिसके सर पे हाथ रखते हैं वो खत्म हो जाता है। अच्छा, और इसीलिए उनका इतना बड़ा गठबंधन बना था, सारे लोग छोड़ छोड़ के हट गए। पल्लवी पटेल भी हट गई, आरएलडी भी हट गया, हम भी हट गए, और उनके जो छोटे छोटे सब हट गए। अब वो बच गए बेचारे अकेले, टहल रहे हैं। और टहल रहे, उनको भी पता है, क्योंकि वो हमसे खुद ही कहे थे, मुझे अच्छी प्रकार से याद है, हमसे कहे थे कि अरविंद देखो 24 की तैयारी छोड़ो, 27 की तैयारी में लपटो। हम क्यों? कहे 24 में तो मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना है, और हम लोग तो कुछ बनना है नहीं, तो 27 तैयारी करो। तो वो पहले से ही हार स्वीकार कर लिए हैं। शायद इसीलिए हमारे नेताजी कहते हैं कि कुछ लोग तो सट के मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, कुछ लोग हट करके बनाएंगे। इसीलिए बड़े बड़े मंचों से आते हैं ना। अब देखिए, इतनी बड़ी घटना दुर्भाग्यपूर्ण है ये। आजमगढ़ में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी गए थे, उन्हीं के नेताओं ने क्यों से धकिया दिया, धकिया के पीछे कर दिया कि आप पीछे चलिए, आपका काम खत्म है। जिस पार्टी को समाप्त होना होता है, जिस दिए को बुझना होता है ना, भभकता ज्यादा है। शायद इसीलिए वो मंचों से धमकी देना चालू कर दिए हैं कि 1 तारीख को मतदान खत्म होगा, उसके बाद हिसाब किताब होगा। ऐसा समाजवादी के लोग कहना चालू कर दिए हैं। लगातार फोन पर अपडेट आ रहे हैं, कहीं बूथ अध्यक्ष को, अभी देखिए, अभी एक चैनल पर डिबेट चल रहा था, डिबेट में ही समाजवादी पार्टी के लोग ने मारपीट कर लिया। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण, ऐसा नहीं होना चाहिए। शायद इन्हीं सब चीजों की वजह से जनता इनको मौका नहीं दे रही है। आपने मंत्री जी का जिक्र किया, शिवपाल यादव आए थे, तमाम तरीके का जिक्र किए, कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे मंत्री हम बहुत देखे। यही बात है ना भाई, यही बात है, धमकी दे रहे हैं। अभी वही कुछ दिन पहले कह रहे थे शिवपाल यादव जी कि समाजवादी पार्टी मतलब गुंडों की पार्टी, समाजवादी पार्टी मतलब चोरों की पार्टी, समाजवादी पार्टी मतलब जमीन पर कब्जा करने वाले लोगों की पार्टी, समाजवादी पार्टी मतलब कि लुच्छों की पार्टी। ये मैं नहीं कह रहा था, वही कह रहे थे। और वही इस बात को भी कह रहे थे जब उनसे पूछा किसी पत्रकार ने कि आप राजभर, बिंद, केवट, मल्लाह, पाल, प्रजापति, गोंड, निषाद, ठाकुर, ब्राह्मण के बारे में क्या सोचते हैं? तो उन्होंने कहा सब के सब कुछ नहीं है, ये सब हमारे बदुआ मजदूर, हम जिधर जाएंगे उधर जाएंगे। तो ये उनका स्टेटमेंट कहीं न कहीं उनके एक प्रकार से कल्चर को भी दिखाने का प्रयास कर रहा है, और वो जैसे हैं वैसा ही समाज में मैसेज आ रहा है। बीच में आप जो है प्रचार प्रसार से थोड़ी दूरी बनाए थे, तो आपके ऊपर आरोप भी लगने लगा कि भाग गए हैं, तमाम चीजें हुई। मेरे ऊपर 2 आरोप लगे थे। एक आरोप लगे थे कि जब हमने अपनी जनता जनार्दन से आशीर्वाद लिया था, तो विपक्ष के लोगों ने तुरंत वीडियो वायरल किया कि अरविंद राजभर तो घुटना टेक दिए। जब आपने जो है भाजपा कार्यकर्ताओं से घुटना टेक दिए, मैं उसी प्रण ले लिया था कि ऐसा कर दूंगा इन लोगों को, विपक्ष के लोगों को, कि ये जनता के सामने घुटना टेक देंगे। और हमने घुटना टेकवा दिया।
5 दिन पहले विपक्ष के लोग ये कहना चालू, हाथ जोड़ना चालू कर दिए कि अरे भाई हमारा साथ दीजिए, हम जान रहे हैं कि अरविंद राजभर चुनाव जीत रहे हैं लेकिन हमारी भी इज्जत बचाइए। तो वो घुटना टेकना, आत्मसमर्पण करना चालू कर दिया। दूसरी बात, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा विपक्ष को नहीं कहना चाहिए। हमारी दादी का स्वर्गवास हो गया था। मेरे लिए मेरी दादी बहुत महत्वपूर्ण थी। हमारी दादी हमारे बीच में नहीं है, उनकी आत्मा को शांति मिले। वो हम लोगों के मार्गदर्शक थे, अग्रज थे और देवी स्वरूप थी वो। हम 14 दिन उनके सनातन धर्म का जो पालन करते रहे। उसी बीच में विपक्ष के प्रत्याशी ने कहा भगोड़ा, हमने कहा कोई बात नहीं है, आने दो, समय आने दो। जैसे मैं यहाँ आया हमने कहा कि इतना भगाऊंगा, इतना भगाऊंगा, इतना भगाऊंगा, पसीना फेंक दोगे। और इतना भगाया उनको कि उल्टी करने लगे थे वो। मैं देखा एक वीडियो में उल्टी करने लगे थे। तो ये अरविंद राजभर है। अरविंद राजभर का मतलब अगर कमल होता है तो अरविंद राजभर का मतलब तलवार भी होता है। बिल्कुल। परिवारवाद का आरोप आप लोग भी लगाते हैं, उधर से भी लगने लगता है कि जो है मंत्री जी अपने परिवार में नहीं देखते हैं, तो परिवारवाद को लेकर क्या कहें? अरे भाई, हेलीकॉप्टर से हम थोड़ी आए हैं इंग्लैंड से। हम तो जब 9 साल के थे तब से लगे हुए हैं पार्टी को आगे बढ़ाने में। ये पार्टी मेरा परिवार है तो नहीं लगेगा टैग। हम अगर इंग्लैंड से पढ़ के आए होते, डायरेक्टर चुनाव लड़ गए होते, डायरेक्टर मंत्री बन गए होते, तब लोग कहते ना। हम तो 9 साल से लगे, 9 साल से भाई साहब हम काम कर रहे हैं। 9 साल से जब मैं झोरा टांग करके बोरा लेकर के स्कूल जाता तब से मैं इस काम में लगा हुआ हूँ। तो ये कहने वाले लोग पहले अपने गिरेबान में झांक करके देखे। अब तो एक पीरियोडिक टेबल तैयार होने लगा है जनरेशन का। कौन तो ये, तो इनसे ये, फिर इनसे ऐसे करके तीर का निशान तो ये, फिर उनसे कौन तो ये, फिर उससे नीचे तो ये पीरियोडिक टेबल एक प्रकार से बनना चालू हो गया है। तो अपने को देखें, ये फालतू बकवास है, ये इस प्रश्न में कोई दम नहीं है। वो लोग, मैं बताया ना पहले कि उनके पास कोई एजेंडा नहीं है जनता के बीच में जाने का, जनता के बीच में वोट मांगने का, इसलिए ऐसी बकवास भरी बातें करने का काम कर रहे हैं। घोसी की जनता ने आपको मौका दिया तो यहाँ के लिए क्या करेंगे? मैं तो पहले ही बता दिया। अरे भाई, बर्तन वही खनकते हैं जो अक्सर टूटे होते हैं और वादे वही करते हैं जो अक्सर झूठे होते हैं। हम वादा नहीं करते हैं, वचन दे रहे हैं। हमारा वचन है क्योंकि हमारे जीवन का लक्ष्य सिर्फ एक ही है, जन कल्याण, सामाजिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन और कुछ ऐसा करना कि आने वाली नस्लों को राजनीति पर विश्वास हो जाए। वो राजनीति से दूरी न बनावे, उनको राजनीति पर विश्वास हो जाए। मैंने 2014 चुनाव का मैंने रिसर्च किया है, मैंने PhD किया है। 2014 के चुनाव का जब मैंने रिसर्च किया तो उस रिसर्च के कंक्लूजन तक जब मैं पहुंचा, हमने कहा कि अब आई है क्रांति देश में बदलाव का। और आज किसी भी कार्यक्रम में देखिए, जितना तेजी से युवा बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेता है, वो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। वो चाहे किसी पार्टी का हो, राजनीति में युवाओं को आना चाहिए और पढ़ लिख करके आना चाहिए ताकि सिस्टम को बदला जा सके। सत्ता तो बहुत बार परिवर्तित हुआ है, व्यवस्था में परिवर्तन नहीं हो पाता है, लेकिन विगत 10 सालों से सत्ता में परिवर्तन भी हुआ और व्यवस्था में परिवर्तन भी हुआ। 7 सालों से प्रदेश में सत्ता में परिवर्तन हुआ और सत्ता के साथ साथ व्यवस्था में परिवर्तन हुआ। तो ये एक संकल्प है हमारा और ये संकल्प कहीं न कहीं इस प्रदेश को कुछ अच्छा देगा। चुनाव तो आता रहेगा भाई, 1 तारीख को मतदान हो जाएगा, फिर सब अपने अपने घर चले जाएंगे। लेकिन अरविंद राजभर का जब जीवन का यही लक्ष्य है कि इसी जनता के बीच में रहना, तो हम चलते रहेंगे इसी प्रकार से। इस बात को समझने की आवश्यकता है, जनता को भी समझने की आवश्यकता है कि हमें किसका चयन करना चाहिए। एक बार मौका देके तो देखें, मौका मिलेगा तो वो बदलाव लाएंगे कि हम रहें या ना रहें, याद रहेगा लोगों को कोई था। बिल्कुल। चलिए, तो ये देखिए, NDA के प्रत्याशी थे अरविंद राजभर और घोसी का चुनाव तो अब दिलचस्प होते ही जा रहा है। खैर, 4 जून को नतीजे आएंगे और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप लोग जुड़े रहें इन खबर के साथ। धन्यवाद।